हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभी और वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूपीएससी गो चैनल। हम डेली द हिंदू एनालिसिस पढ़ाई कर रहे हैं। हिंदू एनालिसिस के अंदर हमने 6 अक्टूबर का कंप्लीट कर लिया है। आज 7 अक्टूबर है और आज का द हिंदू एनालिसिस पढ़ रहे हैं। जो हमारी जो यूट्यूब वीडियोज़ है वो पूरे यूट्यूब चैनल पे सारे चैनल से बहुत डिफरेंट है। यहाँ पर हम जो करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उसमें मेरे जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नोट्स है उसके थ्रू पढ़ाते हैं। उससे बेनिफिट ये मिलेगा आपको कि सारी चीज़ें जल्दी क्लियर हो जाएगी। जो वीडियोस यूट्यूब पे 40 से 50 मिनट की होती है वो यहाँ पे सिर्फ 20 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी और कंटेंट सारा मिलेगा आपको। ठीक है, तो अभी आप एक बार स्टार्ट कीजिए मेरे साथ, हम सब मिलके एक बार इसको स्टार्ट करते हैं। आपको थोड़ा पसंद आएगा। अगर आपको इसमें कुछ भी इशू लगता है तो आप मुझे शेयर कीजिए, मतलब इसमें कमेंट कीजिए, हम इसे इंप्रूव करेंगे। ठीक है, लेट स्टार्ट। प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो साथ के साथ ये सबसे पहले देखो, मैं आपको जैसे न्यूज़ भी बता देता हूँ कि एक तो नोबेल पीस प्राइज़ की आज जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, और भी महात्मा गांधी नरेगा योजना, उसके अलावा फ्री बीस, देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कि फ्री बीस। अभी एक आपने यहाँ पे देखा होगा, फ्री बीस बिफोर इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट सीक्स रिस्पॉन्स फ्रॉम राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। तो आपको पता होगा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर क्या है कि अभी इलेक्शन आने वाले हैं, और उससे पहले राजस्थान की जो गवर्नमेंट है, एमपी की जो गवर्नमेंट है, बहुत सारे पैसे किसानों को बांट रहे हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ों में, जैसे लैपटॉप देना, उसके अलावा जैसे महिलाओं को मतलब बच्चियों को लैपटॉप देना, उसके अलावा फ्री बीस में सो मेनी सुविधाएं, लैपटॉप देना, बाईसाइकिल देना, गाड़ी देना, एक्टिवा देना। तो ये एक तरह से फ्री बीस है जो चुनाव जीतने के लिए ये टूल यूज़ किए जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनसे बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनसे रिस्पॉन्स मांगा है। तो अभी हमारे लिए ये काम की चीज़ नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या चीज़ें मांगी है क्या नहीं मांगा है। हमारे लिए ये काम का है कि यूपीएससी के लिए, जो भी आरएएस कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या काम की चीज़ है, फ्री बीस की जो फ्री बीस है उससे क्या क्वेश्चन बैठ सकता है, तो वो अपने को पढ़ना है ना। अपना पढ़ने का तरीका सिंपल, आपको पता ही है कि कैसे क्या रहेगा। ये देखिए 7 अक्टूबर है आज। अभी पंजाब, और उसके अलावा एक न्यूज़ और फ्री बीस से रिलेटेड है कि पंजाब के जो डेप्ट है वो 50,000 करोड़ से बढ़ गए हैं। तो एक्सपर्ट ने कहा है कि आप एक बार फ्री बीस को चेक करो, क्योंकि क्या हो रहा है कि पंजाब के अंदर जो गवर्नमेंट है उन्होंने इतनी सुविधाएं दी है, जैसे कि लाइट बिल फ्री कर दिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि जो वहाँ का डेप्ट है वो 50,000 करोड़ से बढ़ गया है पिछले सालों के अंदर, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आरबीआई ने इसके लिए ऑलरेडी पंजाब गवर्नमेंट को बोल दिया है। तो नाउ इस पर हमारे लिए टॉपिक क्या काम का है, फ्री बीस। तो फ्री बीस का मतलब क्या होता है कि फ्री के अंदर कोई सुविधा देना किसको, तो एक पब्लिक वेलफेयर मेजर, एक पब्लिक वेलफेयर मेजर है जो कि प्रोवाइड किया जाता है फ्री ऑफ चार्ज। फ्री बीस क्या है, डिफरेंट है फ्रॉम पब्लिक गुड्स से सच एज हेल्थ एंड एजुकेशन एक्सपेंडिचर। जनरली अपन पब्लिक वेलफेयर के लिए क्या करते हैं, हेल्थ पे खर्चा करते हैं, एजुकेशन पे खर्चा करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करते हैं, रोड बना रहे हैं। तो ये भी एक तरह से पब्लिक वेलफेयर के लिए बना हुआ है। महात्मा गांधी नरेगा स्कीम है, मिड डे मील स्कीम है। तो ये अगर स्कीम है तो ये तो स्कीम कौन सी हो गई है, ये पब्लिक वेलफेयर स्कीम है। लेकिन कुछ सुविधाएं इसलिए दी जाती है कि उनको पॉलिटिकल टूल के लिए यूज़ किया जाता है, तो उसको बोलते हैं फ्री बीस। तो पब्लिक वेलफेयर के जो मेजर्स जो फ्री ऑफ चार्ज दिए जाते हैं, अब उसके अंदर क्या होता है कि वेलफेयर स्कीम का ऑब्जेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव इंपैक्ट, उसका कारण उसका फ्यूचर पर भी इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन फ्री बीस का ऑब्जेक्ट क्या होता है कि डिपेंडेंसी और डिस्टोर्शन क्रिएट करना। अगर लाइट बिल फ्री कर दिया जाएगा तो आदमी काम करना कम कर देगा कि भाई लाइट बिल फ्री मिल रहा है, गेहूँ फ्री में मिल रहे हैं, सारी चीज़ें फ्री में मिल रही है, तो वो अपनी वर्किंग नहीं करेगा, अपनी स्किल को डेवलप नहीं करेगा, और उससे सबसे बड़ा नुकसान किसको होगा, इकोनॉमी को होगा, आने वाले हमारे देश की ग्रोथ को होगा। तो फ्री बी के एग्जांपल क्या है, फ्री लैपटॉप देना, टीवी देना, इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर दिया, वाटर फ्री कर दिया, ऑब्जेक्ट ऑफ वेलफेयर स्कीम। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि अगर एक गवर्नमेंट कोई फ्री बीस चालू कर देती है तो फिर उस आने वाली गवर्नमेंट को भी ये चीज़ कंटिन्यू करनी पड़ती है। रीज़न क्या है, क्योंकि मतलब जो पब्लिक है उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, क्योंकि उनको सारी चीज़ें अगर फ्री में मिल रही है तो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा जो नया लीडर होगा वो भी हमें फ्री में ही देगा। तो इसके कारण जो फ्री बीस की जो ये प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई है उसके कारण धीरे धीरे देश के अंदर डेप्ट बढ़ता जा रहा है, और उसका दूसरा इफेक्ट सीधा सीधा किस पे आता है, लोगों की ग्रोथ पर आ जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे आ जाता है। तो अभी ऑब्जेक्ट ऑफ वेलफेयर स्कीम इज टू बेनिफिट द टारगेट पॉपुलेशन, इंप्रूव करना उनके लिविंग स्टैंडर्ड को, सोशल जस्टिस को बढ़ाना, इक्विटी को बढ़ाना, ह्यूमन डेवलपमेंट को बढ़ाना। ये काम तो है पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स का, जिसमें महात्मा गांधी नरेगा योजना, मिड डे मील स्कीम हो गई है। इसके एडवांटेज क्या होते हैं, तो एडवांटेज इसके यही होते हैं कि वोटर्स सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड बढ़ जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टी के लिए तो ये एडवांटेज ही है। दूसरा, इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर भी कि कितनी बार क्या होता है, जैसे लैपटॉप दिया तो या मोबाइल दिया, तो एजुकेशन के लिए बच्चों के लिए अगर उससे बच्चे एजुकेट होंगे, एजुकेशन बढ़ेगी, तो धीरे धीरे उसका इकोनॉमिक ग्रोथ में भी बढ़ावा मिलेगा। उसके अलावा जैसे कि बहुत सारी जगह ये होता है कि रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसके कारण बहुत सारे जने जो फॉर एग्जाम्पल की जैसे कोविड था, कोविड के अंदर लोगों के पास पैसा नहीं था, तो उस टाइम पे किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपये किसानों को देना स्टार्ट किया। तो अगर किसानों को 6,000 रुपये दिए गए तो उससे एक तरह से किसानों की इनकम स्टार्ट हो गई, और धीरे धीरे वापस लोग मार्केट में डिमांड बढ़ी और उससे इन्फ्लेशन बढ़ा, तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ी। स्किल डेवलपमेंट, अगर लोगों को प्रॉपर स्किल के लिए कुछ ऐसे रिसोर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं फ्री बीस के तहत, अगर ऐसे रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं जिसके कारण उसका यूज़ करके वो अपनी स्किल को डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि मशीन प्रोवाइड की, सिलाई मशीन फॉर एग्जांपल, इट्स एन ओनली एग्जांपल, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लेडीज़ क्या उसका यूज़ करके क्या करेगी, स्किल को डेवलप करेगी, और जैसे जैसे उनकी स्किल डेवलप होगी धीरे 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 वो इकोनॉमिक ग्रोथ में भी बढ़ावा मिलेगा। गर्ल एजुकेशन, जैसे कि बहुत सारी जगह बाईसाइकिल दी जाती है बच्चियों को, तो अगर बाईसाइकिल दी जाती है जो अपनी साइकिल से, तो स्कूल अगर दूर भी है
तो भी कोई इशू नहीं है, साइकिल से वो जा सकते हैं। तो इसके कारण उनकी गर्ल एजुकेशन भी बढ़ेगी। सोशल वेलफेयर के अंदर भी ये चीज़ें काम में आती है। इनकम इक्वलिटी बहुत सारी जगह, जैसे 6,000 किसान सम्मान निधि में मिल रहे हैं, तो अमीर है अमीर की जगह, लेकिन गरीबों को भी अगर अपने को इक्वलिटी के लेवल पे लाना है तो उनको कुछ ऐसे रिसोर्स प्रोवाइड किया जाएगा, उनको कुछ सामान फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, जिसके कारण उनकी जो इनकम है वो दूसरी एजुकेशन पे दूसरी जगह पर यूज किया जा सके, ताकि उनको भी प्रॉपर इक्वलिटी का राइट मिल सके। ठीक है। तो अब इसके डिसएडवांटेज क्या है? सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि लोगों के अंदर डिपेंडेंसी सिंड्रोम आ जाता है। एक भावना ऐसी आ जाती है कि डिपेंडेंसी, वाटर फ्री में मिल रहा है, लाइट फ्री में मिल रही है, सारी चीज़ें फ्री में मिल रही है, तो काम करना ही नहीं है, आराम से अपने तो इनकम इतनी कमानी है जिससे अपना खर्चा निकल जाए, सिंपल। तो वो आदमी ग्रोथ पर ध्यान नहीं देता है, और डिपेंडेंसी और आने वाले वो अपने नेक्स्ट जो लीडर्स होता है उनसे भी एक्सपेक्ट करता है कि हमें आप ये सामान फ्री में देते जाओ। उसके दिमाग में ऐसा माइंडली सेटअप मतलब क्रिएट हो जाता है। पॉलिटिकल टूल के लिए यूज़ किया जाता है। जो आजकल क्या हो गया है, पॉलिटिक्स जो डेवलपमेंट बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं है, इसकी जगह हम डेवलपमेंट बेस्ड पॉलिटिक्स की बजाय हम क्या कर रहे हैं, फ्री बेस्ड पॉलिटिक्स, लोगों को सामान बांटो और रेवड़िया बांटो और उससे मतलब वोट्स कलेक्ट करो। तो इस तरह की जो प्रथा है चालू हो गई है कस्टम्स, तो ये आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत खराब है, क्योंकि जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगा फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी पंजाब में सेम केस चल रहा है, फ्री बीस के कारण वहाँ पे इन्वेस्टमेंट, अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा नहीं है उनके पास। तो ना वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट उनको 5 साल का मोरेटोरियम पीरियड दे। 5 साल का मोरेटोरियम पीरियड से उनको क्या बेनिफिट मिलेगा कि 5 साल तक ना कोई इंटरेस्ट देना है, ना प्रिंसिपल पेमेंट करना है, उस पैसे को इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाएंगे। पर इसकी भी क्या श्योरिटी कि उसके बाद वो फ्री बीस देना बंद कर देंगे, ऐसा फिजिकल बर्डन। और इससे फिजिकल बर्डन होता है, एग्जाम्पल लाइव एग्जाम्पल अपने पास पंजाब का ही है कि इससे फिजिकल बर्डन उनके ऊपर, अब उनकी वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, तो धीरे धीरे इट्स ए बर्डन। और जैसे अभी राजस्थान में लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो इसके कारण क्या हो रहा है, राजस्थान के अंदर अभी मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा कि उनकी राजस्थान की जो इकोनॉमी है उस पर सीधा सीधा बर्डन आएगा। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है। रिसोर्स मिस एलोकेशन, कि लोग अपना पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने की बजाय कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब जो अपनी गवर्नमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर की जगह दूसरी जगह फ्री बीस में इन्वेस्ट कर रही है, उसकी जगह इन्वेस्टमेंट कहाँ होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन में, सोशल डेवलपमेंट में। अगर यहाँ इन्वेस्टमेंट होगा तो उसका बेनिफिट सीधा सीधा किसको मिलेगा, सेंट्रल मतलब गवर्नमेंट को, आने वाली पीढ़ियों को। तो ये बेनिफिट, तो रिसोर्स का मिस एलोकेशन हो रहा है, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है। अगर कोई मोबाइल भी दिया जा रहा है तो स्पेसिफिकली कि भाई गवर्नमेंट अपने हिसाब से उस सॉफ्टवेयर रेडी करती है ताकि उनकी गवर्नमेंट को ही बढ़ावा मिले, उन लोगों को इस तरह के सॉफ्टवेयर दिए जाते हैं, तो क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। इंपैक्ट ऑन एनवायरमेंट, सबसे बड़ी चीज़ है कि एनवायरमेंट पर भी इंपैक्ट होता है। फ्री गुड्स का, अगर लोगों को फ्री में कुछ भी मिलता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है इनके लिए। तो जितने ज़्यादा गुड्स फ्री होंगे तो वैल्यू कम होगी, वैल्यू कम होगी तो वेस्टेज ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल, अगर 100 यूनिट तक इलेक्ट्रिसिटी राजस्थान में जैसे पहले फ्री थी, तो उसके कारण क्या होता है कि लोगों के अंदर पहले किसी के 50 यूनिट निकलते थे, लेकिन अब उसको पता है कि 100 यूनिट तक तो बिजली फ्री है, तो आराम से बिजली को, लाइट चल रही है, कोई मतलब नहीं है ऐसा। तो इस तरह से वेस्टेज ऑफ द बिजली भी हो रही है। न्यूज, अब अपन सॉरी ये तो समझ में आ गया होगा, फ्री बीस का आपको समझ में आ गया होगा। अब है महात्मा गांधी नरेगा रन आउट ऑफ फंड्स। अभी ये आपने जस्ट यहाँ पे देखा होगा कि ये एक न्यूज़ में आया है, फ्री बीस पढ़ लिया है। उसके अलावा महात्मा गांधी जो नरेगा योजना है वो रन आउट ऑफ फंड्स, मिनिस्ट्री सीक्स मोर बजट। तो धीरे धीरे महात्मा गांधी नरेगा जो फंड्स बने हुए हैं उसके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है कि उसके अंदर पेमेंट नहीं है, उसके अंदर अमाउंट नहीं है, जिसके कारण वेजेस का टाइमली पेमेंट किया जा सके, और इसके लिए मिनिस्ट्री ने और बजट मांगे हैं। तो अभी हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है जो न्यूज़, नहीं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी नरेगा योजना क्या है। अगर ये अपन टाइम पे पढ़ते हैं, समझते हैं, तो ये अपने लिए काम की है यूपीएससी, आरएएस और ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। महात्मा गांधी नरेगा रन आउट ऑफ फंड्स, महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंदर क्या है, सबसे पहले महात्मा गांधी का ये नरेगा योजना का फुल फॉर्म क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 के अंदर ये आई थी। मिनिस्ट्री ऑफ कौन सी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये गारंटी करते हैं 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एवरी फाइनेंशियल ईयर टू एडल्ट मेंबर्स। एडल्ट मेंबर्स को हर साल 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट की गारंटी देते हैं। 2022-23 में तक देर आर 15.4 करोड़ एक्टिव वर्कर्स है अंडर महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंदर, 15 करोड़ एक्टिव वर्कर्स। ठीक है। लीगल राइट टू वर्क, ये एक तरह से लीगल राइट टू वर्क देता है क्योंकि 100 डेज की गारंटी देता है, तो इसलिए इससे पॉवर्टी भी रिड्यूस होगी। इसकी 1/3 जो बेनिफिशियरी है वो वुमन है। वेजेज किस बेसिस पे डिसाइड होते हैं, तो वेजेज एज पर मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 का जो मिनिमम वेजेज एक्ट है उसके अकॉर्डिंग वेजेज तैयार होते हैं। अब सबसे बड़ा एक आपको चीज़ बता दूं कि इसका ऑलरेडी 2021 या 22 का जो प्रीलिम्स था यूपीएससी के अंदर, उसके अंदर ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है महात्मा गांधी नरेगा एक्ट का, और वापस भी क्वेश्चन आ सकता है। बस अपने को ध्यान, उसमें भी सिंपल ये क्वेश्चन आया था, 100 डेज को गारंटी दी जाती है, वुमेंस की 1/3 बेनिफिशियरी होते हैं। तो आप सोचिए कितना ईजी है, लेकिन अपने को तैयारी करनी पड़ेगी। इशू क्या है, डिले इन फंड्स टू पे वेजेज विद इन 15 डेज इज फेल्ड। तो सबसे बड़ा इशू क्या है इसके अंदर कि फंड्स के अंदर डिले होता है। अगर फंडिंग नहीं होंगी महात्मा गांधी नरेगा एक जो योजना के अंदर, अगर फंडिंग ही नहीं होगी तो वो वेजेज टाइमली पे नहीं करेंगे, और अगर 15 दिन में वेजेज को टाइमली जो पे करना है, अगर वो पेमेंट उनको टाइम पे नहीं होता है, तो इससे अच्छा वो आदमी कहाँ प्राइवेट जॉब पे चला जाएगा, कहीं पे फैक्ट्री में चला जाएगा, क्योंकि अमाउंट उसको वहाँ मिल नहीं रही है। तो एक तरह से ये स्कीम का होना ना होना बराबर हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा इशू है। जो ये अपने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उनका भी इनफेक्टिव रोल है, क्योंकि महात्मा गांधी नरेगा योजना में, जो नरेगा योजना में वर्किंग को कौन संभालता है, उसको इंप्लीमेंट करवाने का काम कौन करता है, तो जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उनका ये सबसे बड़ा काम होता है कि उनको इफेक्टिवली उसको इंप्लीमेंट करवाना है, लेकिन उनका भी प्रॉपर रोल नहीं होता है। वो भी नरेगा योजना में एक ही छोटे से काम के ऊपर 10 आदमी लगे हुए हैं, तो ये एक तरह से उस मतलब वर्कर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। जैसे कि अगर कोई भी गाँव में विकास कार्य करवाने हैं, तो गाँव में विकास कार्य में एक विकास कार्य के अंदर छोटे से काम के अंदर अगर 10 जगह एक जगह लगे हुए, तो एक तरह से उसका कोई मतलब वो एक तरह से प्रोडक्टिविटी नहीं निकल रही है। तो ये भी सबसे बड़ा इशू है। इनकम्प्लीट वर्क,
और वर्किंग भी इनकी इनकम्प्लीट रहती है। जैसे कि महात्मा गांधी नरेगा योजना में कोई टारगेट है कि भाई इसको पूरा करना है, तो उसके अंदर वर्किंग की इनकम्प्लीट पूरी नहीं है। अब वे अहीड क्या है, तो वर्क सबसे पहले इसका एक ही वे अहीड है कि वर्क सबसे पहले प्रॉपर्ली प्रोवाइड किया जाए, फंड मैनेजमेंट किया जाए, इस तरह के वे अहीड है। नाउ नेक्स्ट अपन न्यूज़ क्या है, आज की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, 2 आउट ऑफ 5 एम्फीबियंस आर फेसिंग एक्सटिंक्शन थ्रेट। यानी जो एम्फीबियंस होते हैं, जो कि उभयचर बोलते हैं, जिसका जल और स्थल दोनों जगह रह सकते हैं, उनको बोलते हैं उभयचर। जिसके अंदर जैसे फ्रॉग, मेंढक आता है, टोड आता है, और ये क्या बोलते हैं, सेलामोंडर, न्यूट, 3-4 जो भी ये 5-7 टाइप की प्रजातियाँ होती है, सरीसृप और जो अपन क्या बोलते हैं इनको, हम सब मिलकर क्या बोलेंगे इसको, उभयचर। जो जल और स्थल दोनों जगह रह सकते हैं, जिनको सबसे ज़्यादा आवश्यकता किसकी होती है, नमी की। तो जो नमी में जिनको नमी की जरूरत होती है उनको बोलते हैं एम्फीबियंस। अब एम्फीबियंस के अंदर बॉडी पार्ट्स कैसे होते हैं, एक तो सिर अलग होता है, धड़ अलग होता है और पूंछ अलग होती है। 3 पार्ट्स में उनकी बॉडी होती है। बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिर नहीं होता है, सिर्फ वो पूरी की पूरी सरीसृप बोलते हैं, उसके अंदर सिर नहीं होता है, वो पूरा एक ही होता है, मतलब बॉडी पूरी एक ही होती है। लेकिन जिनके अंदर जैसे मेंढक है, तो मेंढक के अंदर मुंह से ऊपर वाला पार्ट सिर अलग होता है, पूरी बॉडी अलग होती है, धड़ जिसको बोलते हैं अपन, और पूंछ अलग होती है। बहुत सारी के हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन सिर और धड़ तो होता ही है, तो उनको एम्फीबियंस बोलते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट न्यूज और क्या अपने लिए काम की यूपीएससी के लिए, तो IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई IUCN की रेड लिस्ट, मतलब ये एंडेंजर्ड लिस्ट में आया है, इसलिए इसको बोला है कि ये चीज़ें काम की है IUCN। तो IUCN की स्थापना कब हुई थी, तो 1948 में। याद रखना, ये एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसका काम क्या है कि मतलब वो रेड लिस्ट जारी करती है ये, जिसके अंदर एक्सटिंक्ट, वाइल्ड इन एक्सटिंक्ट, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल ये सारी चीज़ें, ये मतलब उसको रेड लिस्ट जारी करने का काम किसका है, IUCN का। तो IUCN की स्थापना कब हुई थी, 1948। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंबरशिप यूनियन ऑफ गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी, ये एक मेंबरशिप यूनियन है जिसके अंदर गवर्नमेंट्स भी है और साथ में सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस भी है। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में। IUCN की रेड लिस्ट है, उसके अंदर 9 कैटेगरीज होती है लिस्ट के अंदर। सबसे पहले उसके अंदर मैं समझा देता हूँ आपको, 9 कैटेगरी में कौन कौन से होते थे। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, एक्सटिंक्ट यानी बिल्कुल जिसका खत्म ही हो गया, अस्तित्व ही नहीं है। ठीक है, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड यानी जिनको सिर्फ रक्षा की गई है, कहाँ पे, वाइल्ड यानी जो अपने जानवर, जो क्या बोलते हैं इनको, जंतुआलय बोलते हैं, अजायबघर बोलते हैं, जू बोलते हैं, चिड़ियाघर, वहाँ पर अगर उस प्रजाति को सुरक्षित रखा गया है तो उसको बोलते हैं एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। उसके अलावा क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, ये 3 टाइप के और होते हैं। लिस्ट कंसर्न, डेटा डिफिशिएंट, जिनका डेटा बिल्कुल अपने पास है ही नहीं, डेटा की कमी है। नॉट इवेल्यूटेड, जिनको अभी तक पता लगा ही नहीं पाए हैं। और नियर थ्रेटेंड, यानी जो अभी तक वल्नरेबल के बिल्कुल नज़दीक है। लिस्ट कंसर्न यानी उनकी कोई दिक्कत नहीं है। नियर थ्रेटेंड यानी जो वल्नरेबल के पास है, उसको बोलते हैं नियर थ्रेटेंड। और वल्नरेबल, एंडेंजर और क्रिटिकली एंडेंजर, यानी जिसका आने वाले 10 वर्षों में जिनकी एक 70%, 50% या 20% प्रजातियाँ अगर खत्म होने वाली है, 70% अगर प्रजातियाँ खत्म होने का अनुमान है, 70%, तो वो तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड, 50% खत्म होने वाली तो एंडेंजर्ड। और जिसकी ऐसे इसमें 250 मेच्योर प्रजातियाँ, इस पर अपन ये टॉपिक पे और डिस्कशन करेंगे। ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिंपल सा है, मैं आपको इसका पूरा टॉपिक समझा दूंगा। एक दिन अपन इसके लिए स्पेशल क्लास चला के पूरा इसको आपको प्रॉपर समझा दूंगा कि इसके अंदर क्या और भी टर्म्स एंड कंडीशन है। तो ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, बट आप समझ लो कि IUCN की रेड लिस्ट में ये सारी चीज़ें हैं। सिंपल है, 1-2 बार मैं आपको समझाऊंगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDG का इसलिए क्यों ये न्यूज़ में क्यों आया, तो अभी मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे एक एडिटोरियल है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि यूनाइटेड नेशन SDG अलाइनिंग हायर एजुकेशन विद द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। SDG का मतलब होता है कि इसके अंदर कितने टारगेट है, टोटल 17 टारगेट है, मतलब 17 गोल्स है। उसके अंदर टोटल टारगेट है 169 टारगेट्स है, 17 गोल्स 169 टारगेट्स। और इन टारगेट्स को कब तक अचीव करना है, 2030 तक सभी गवर्नमेंट को, मतलब जितने भी वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज है उनको अचीव करना है। डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि अभी की जो नीड्स को भी ध्यान में रखना है और फ्यूचर की नीड्स को भी ध्यान में रखना है। तो डेवलपमेंट विच मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट, जो कि प्रेजेंट की नीड्स को पूरा करता है, जरूरत को पूरा करते हुए, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, यानी भविष्य की जो डिमांड्स होगी उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए और प्रेजेंट की डिमांड भी पूरी हो रही है, ताकि मतलब अभी की नीड्स पूरी हो सके। तो इसलिए इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी आपको भविष्य का भी ध्यान रखना है। कोर एलिमेंट्स कौन कौन से, तो एक तो ग्रोथ, एक सोशल इंक्लूजन है, सभी का इंक्लूड करो। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का काम है कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। सोशल इंक्लूजन यानी समाज के सभी वर्गों को इंक्लूड करना, वो ग्रोथ होनी चाहिए साथ के साथ ही। और आपको पता है कि इंक्लूसिव ग्रोथ होती है तो उसमें क्या फायदा मिलता है कि केवल एक सेक्टर का फायदा नहीं होता है, पूरे सारे सेक्टर्स में पोवर्ड, गरीब लोग, अमीर लोग, सभी को फायदा मिलता है, उसको बोलते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ। ऐसा होना चाहिए, यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के कोर एलिमेंट्स के अंदर आता है SDG। अब उसके साथ में अगर अपन एजुकेशन को जोड़ दें, जो कि आज का टॉपिक आया है, उसके अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि अगर एजुकेशन होगी तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा, हम 17 गोल्स को अचीव करने में बेनिफिट मिलेंगे। ये वैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, पहला है नो पॉवर्टी, लेकिन उसके नीचे मैंने एक डायग्राम भी डाला है तो आप इसको देख सकते हो। 1 सेकंड बता ही रहा हूँ मैं आपको। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, पहला गोल क्या है, नो पॉवर्टी, यानी कोई पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए। जीरो हंगर यानी भूखमरी नहीं होनी चाहिए।
गुड हेल्थ एंड वेल बींग, अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, वेल बींग होनी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए, जेंडर इक्वलिटी पर भी आपका फोकस होना चाहिए। ये है SDG 5, जेंडर इक्वलिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, उसके अलावा अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी प्रोवाइड की जानी चाहिए, डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए। SDG 8, SDG 9 है इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर पर आपका फोकस होना चाहिए, रिड्यूस करना है इनइक्वलिटी, यानी जो इनइक्वलिटी है उसको रिड्यूस करना है। SDG 10, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ पर आपका फोकस होना चाहिए। उसके अलावा रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, यानी जो रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, सिंपल है, इसमें कुछ समझने की ज़्यादा कोई बात नहीं है, आपको मेमोराइज करना है कि ये सारी चीज़ें कि भाई SDG 1 क्या है, नो पॉवर्टी। अगर मेंस में कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है तो अपने को क्या करना होगा, साथ के साथ ये लिखना होगा कि SDG 1 है नो पॉवर्टी का, SDG 2 है जीरो हंगर का, SDG 13 है क्लाइमेट एक्शन पे, SDG 14 है लाइफ बिलो वाटर, यानी बिलो वाटर पानी के नीचे लाइफ कैसी क्या है, मतलब आपको मरीन एनवायरनमेंट पर भी फोकस करना है। लाइफ ऑन लैंड, यानी जैसे ट्री है, इन सब चीज़ों पर भी आपको लाइफ पर ध्यान रखना है कि लाइफ ऑन लैंड कैसी होनी चाहिए। पीस, जस्टिस एंड स्टोरिंग इंस्टीट्यूशन, पीस पर फोकस करना है, न्याय पर फोकस करना है, और ऐसे इंस्टीट्यूशन डेवलप करने हैं जो वर्ल्ड में पीस का एनवायरनमेंट बना सके, जैसे कि यूनाइटेड नेशन जनरल काउंसिल है। तो अभी जैसे रशिया यूक्रेन वॉर में यूनाइटेड नेशन जनरल काउंसिल के डिसीजन ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहे, तो सिंपल सा प्रोसीजर है कि यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली होनी चाहिए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, उसका काम क्या होना चाहिए, पीस को प्रोवाइड करना। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने की नीड है। केवल वहाँ वेस्टर्न फिलोसॉफी नहीं चलनी चाहिए, वो इंक्लूसिव सभी कंट्रीज को साथ में लेके चले और वर्ल्ड वाइड पीस को बढ़ावा देने का काम करे। SDG 16 बोलता है। SDG 17 बोलता है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, यानी जो भी गोल्स है उनके लिए पार्टनरशिप यानी मिलकर काम करना, ये SDG 17 बोलता है। तो अभी आपको शायद ये समझ में आ गया होगा। याद रखना है नो पॉवर्टी 1, जीरो हंगर 2 जो इंपॉर्टेंट है वो तो याद करनी है, जेंडर इक्वलिटी 5, क्वालिटी एजुकेशन 4, उसके अलावा क्लीन वाटर SDG 6 हो गया। और इन सब में सबसे बड़ी चीज़ है कि एजुकेशन का क्या रोल होगा। अगर एजुकेशन बढ़ेगी, परिवार में कोई भी बंदा एजुकेट होता है तो उसका बेनिफिट किसका मिलेगा, गरीबी कम होगी, उसके कारण भूखमरी कम होगी, क्योंकि अगर माँ एजुकेट होती है तो अपने बच्चों को एजुकेट करेंगे, बच्चों को एजुकेशन होगा तो उनको प्रॉपर रोजगार मिलेगा तो उनकी गरीबी मिटेगी, भूखमरी मिटेगी रोजगार मिलने से। उसके अलावा उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी और क्वालिटी एजुकेशन ऑलरेडी मतलब वो खुद ही अपन प्रोवाइड कर रहे हैं। जेंडर इक्वलिटी बढ़ेगी कि महिला और पुरुष के अंदर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, तभी जाके अगर एक अच्छी एजुकेशन होगी तभी ये सारी चीज़ें प्रॉपर मतलब बोल सकते हैं कि भाई जेंडर की इक्वलिटी बढ़ेगी। उसके अलावा क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, आदमी कचरे को हर जगह नहीं डालेगा, अगर एजुकेट होगा तो वो कचरे को नहीं डालेगा, तो उसका बेनिफिट क्या मिलेगा कि वाटर क्लीन रहेगा, सैनिटेशन भी सही रहेगा। उसके अलावा क्लीन एनर्जी, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ में तभी बढ़ावा मिलेगा जब आदमी एजुकेट होगा, स्किल डेवलपमेंट उसके पास ऑलरेडी होगी, तभी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकती है। इंडस्ट्री, इनोवेशन, ये सब चीज़ें एजुकेशन पे बेस्ड है। तो सारी चीज़ों में अगर एजुकेशन है तो SDG को जितने भी 17 जो गोल्स है उनको अचीव करना आसान हो जाएगा। रिड्यूस इनइक्वलिटी कम कैसे होगी, अगर गरीबी कम होगी, भूखमरी कम होगी, उसके बाद लोगों के पास इनकम होगी तो वो अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर जगह यूज कर सकते हैं, तो इसी कारण इनइक्वलिटी भी कम होगी, सस्टेनेबल सिटीज़ डेवलप होगी, और क्या बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन होगा। क्लाइमेट एक्शन पर भी ध्यान कि कचरा हर जगह नहीं डालेंगे, पोल्यूशन कम होगा, साथ के साथ तो क्लाइमेट पर भी फोकस किया जाएगा, क्योंकि एजुकेट बंदे को समझाना थोड़ा आसान होता है रादर एक जो अनएजुकेटेड पर्सन होता है। तो लाइफ बिलो वाटर, ऑब्वियस है एजुकेशन होगी तो लोग मरीन एनवायरनमेंट पर भी फोकस करेंगे, ट्री, इन पर सारी चीज़ों पर फोकस करेंगे, एनिमल्स पर भी फोकस करेंगे, पीस पर फोकस करेंगे कि एक एजुकेटेड बंदा चाहेगा कि फाइट कहीं हो ही नहीं, केवल पीस पर फोकस किया जाएगा कि सब जगह शांति रहे, उसको समझाना आसान होगा कि इस केस में ऐसा करना है। अभी क्या हुआ था, रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था, उस टाइम हमें हमारे इंडियंस को निकालना था, तो उन्होंने अपनी एप्लीकेशन, इंडिया की जो एप्स थी उनका यूज करके, जो विदेश मंत्रालय फॉरेन मिनिस्ट्री ने दी थी उसका यूज करके पीस मतलब वो यहाँ आए थे। तो इस तरह एजुकेशन होगी तभी सारी चीज़ें पॉसिबल है। पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, तो ये आपका एडिटोरियल भी कवर हो गया है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ ली अपन ने। इसके अलावा SDG पढ़ लिया। अब सबसे पहले एक आपको बताओ, एक न्यूज़ आई थी नोबेल पीस प्राइज़ की, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। नोबेल पीस प्राइज़ 2023 गोज टू जेल्ड ईरानियन एक्टिविस्ट नरगिस मोहम्मदी। अभी एक नरगिस मोहम्मदी नाम की एक लेडीज़ है, उसको नोबेल पीस प्राइज़ मिला है। जो पीस के अंदर मिलता है नोबेल, मतलब जो नोबेल प्राइज़ होते हैं वो 6 सेक्टर्स में होते हैं, तो एक उसमें पीस प्राइज़ भी मिलता है। तो 2023 किसको गया है, नरगिस मोहम्मदी को। याद रखना ये ईरान की पहली वुमन नहीं है जिसको मिला, ईरान की दूसरी वुमन है, और पहली वुमन एक दूसरी है, मतलब वो अलग है, जिसको भी ऑलरेडी प्राइज़ मिल चुका है उसको, ठीक है। तो नोबेल प्राइज़ मिलने में ईरान को सेकंड चांस है, मतलब सेकंड लेडीज है, सॉरी, है ना। तो अभी मैं आपको इसके अंदर बता देता हूँ। सबसे पहले नोबेल पीस प्राइज़ गोज टू जेल्ड ईरानियन एक्टिविस्ट नरगिस मोहम्मदी, ईरान की सेकंड वुमन है। शिरीन एब्बाडी नाम की 2003 में मिला था, ईरान की फर्स्ट वुमन थी जिसको ये नोबेल प्राइज़ मिला था। अब एक चीज़ समझो कि क्या ये न्यूज़ पढ़ रहे हैं, ये करंट अफेयर्स है, ये किसी वन लाइनर एग्जाम में कहीं पे भी आ सकता है, डायरेक्ट पूछ सकते हैं वो कि ऐसा ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या ये अपने लिए काम का है, नहीं। अपने लिए क्या काम की न्यूज़ है, अपने लिए काम की कि नोबेल प्राइज़, उससे रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन आ सकती है, तो काम की ये कि इसको एस्टेब्लिश किया जाता है एल्फ्रेड नोबेल के द्वारा, इन्वेंटर ऑफ डायनेमाइट। एक एल्फ्रेड नोबेल नाम के जो व्यक्ति है वो जिन्होंने डायनेमाइट का आविष्कार किया था, उन्होंने इसको नोबेल प्राइज़ को एस्टेब्लिश किया है। याद रखना, अवॉर्डेड टू दोज हु हैव कन्फर्ड द ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू ह्यूमन काइंड ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग ईयर। और इसको अवॉर्ड किया जाएगा किसको, दोज हु हैव कन्फर्ड द ग्रेटेस्ट बेनिफिट, किसको, ह्यूमन काइंड ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग ईयर। कहने का मतलब सिंपल है कि नोबेल प्राइज़ उन्हीं व्यक्ति को मिलता है जिन्होंने मानवता में कुछ बहुत बड़ा बेनिफिट दिया है, मानवता के लिए, ह्यूमनिटी के लिए पिछले सालों में, तो उसी को ही
नोबेल पीस प्राइज़ मिलेगा, जिन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान मानवता के लिए दिया है। तो अभी उन्होंने जो नरगिस मोहम्मदी है, इन्होंने क्या किया था, ये वहाँ पर ईरान के अंदर इन्होंने पीस के लिए बहुत फोकस किया, सबसे बड़ा यही, इसलिए उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला है। पहला अवार्ड कब मिला था नोबेल प्राइज़? 1901 याद रखना, ये सारी चीज़ें याद होगी तभी जाके अपने को यूपीएससी में कभी भी कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। प्राइज सेरेमनी हेल्ड इन स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर इन दिसंबर एवरी ईयर। तो प्राइज सेरेमनी हेल्ड कहाँ होती है? स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर। हर दिसंबर, प्रत्येक दिसंबर के अंदर, हर साल दिसंबर के महीने में स्वीडन स्टॉकहोम के अंदर प्राइज सेरेमनी होती है। वहाँ पे 5, एक तो फिजिक्स का, केमिस्ट्री के अंदर, फिजिकोलॉजी के अंदर, मेडिसिन के अंदर, मतलब फिजिकोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर और इकोनॉमिक साइंस, इस तरह जो 5 सेक्टर है वहाँ पे उनका नोबेल जो प्राइज़ मिलता है इन 5 सेक्टर, नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स, नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री, नोबेल प्राइज़ इन फिजिकोलॉजी, नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर और नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंस, ये 5 कहाँ मिलते हैं? स्वीडन के अंदर। और नोबेल पीस प्राइज़ कहाँ मिलता है? वो स्वीडन में नहीं मिलता है। नोबेल पीस प्राइज़ जो मिलता है वो मिलता है ओस्लो, नॉर्वे के अंदर। याद रखना, ये क्वेश्चन यूपीएससी में डायरेक्ट आ सकता है। 3 स्टेटमेंट पूछ सकते हैं कि नोबेल पीस प्राइज़ इज, मतलब नोबेल के जितने भी प्राइज़ है, नोबेल प्राइज, ऑल नोबेल प्राइजेस आर, मतलब नोबेल प्राइज आर गिवन एट स्वीडन। तो रॉन्ग स्टेटमेंट है, नोबेल पीस प्राइज़ मिलता है ओस्लो के अंदर। और ऐसा भी आ सकता है कि नोबेल पीस प्राइज़ इज एट स्वीडन, तो गलत है। नोबेल पीस प्राइज़ मतलब जो गिवन एट ओस्लो, नॉर्वे। नोबेल प्राइज़ कैन नॉट गिवन आफ्टर डेथ। याद रखना, नोबेल प्राइज़ को डेथ के बाद नहीं दिया जा सकता है। बहुत सारे अवार्ड ऐसे हैं जिनको डेथ के बाद दिया जा सकता है, लेकिन नोबेल प्राइज़ को कैन नॉट गिवन आफ्टर डेथ। तो इसको, और इसकी जो लैंग्वेज है, इसको मतलब उस लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? पोस्टथ्यूमसली। तो याद रखना, अगर ऐसा कुछ स्टेटमेंट आ जाता है तो अपने को ध्यान में रखना है कि भाई डेथ के बाद नोबेल प्राइज़ नहीं मिलेगा। नोबेल जो ल्यूरेट होते हैं, जो नोबेल नोबेल प्राइज़ जिन व्यक्ति को मिलता है, उनको गोल्ड मेडल मिलता है, साथ में एक डिप्लोमा मिलता है और एक मॉनेटरी अवार्ड भी मिलता है। तीनों चीज़ें मिलती है, गोल्ड मेडल, डिप्लोमा एंड मॉनेटरी अवार्ड। अप टू 3 पीपल कैन शेयर ए नोबेल प्राइज़ अवार्ड बिटवीन देम, यानी 3 लोग एक दूसरे के बीच में नोबेल प्राइज़ को शेयर कर सकते हैं। जैसे कि एक बार, मतलब एक साथ कोई जैसे लिटरेचर में मिला है फॉर एग्जाम्पल, तो 3 लोगों को एक ही साथ नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर को 3 लोगों को एक साथ दिया जा सकता है कि 3 लोगों को नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर दिया जा रहा है इस साल। ऐसे ये एग्जाम्पल है ओनली। फर्स्ट इंडिया के सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार के जो विजेता व्यक्ति थे, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है, नोबेल ल्यूरेट, वो पहले इंडियन कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। उनको कब मिला था? 1913 के अंदर, और लिटरेचर के अंदर मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। याद रखना। और बताइए, इंडिया की पहली वुमन जिसको जो नोबेल ल्यूरेट है वो कौन है? तो मदर टेरेसा। आ गया, 1979 में मिला था उनको, और पीस के अंदर मिला था, नोबेल पीस प्राइज़ मिला था पहली इंडियन वुमन को। उसका नाम है मदर टेरेसा, उनका नाम है मदर टेरेसा। ठीक है, आज के टॉपिक सारे कंप्लीट हो गए हैं। बहुत सिंपल टॉपिक्स है, अगर सारी चीज़ें समझेंगे तो बहुत ईजी रहेगा। अब मैं आपको ये सारी चीज़ें समझा रहा हूँ, आपको समझ में आई गई होगी। अब अपने को क्या करना है कि धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को अपन कवर करते जाएंगे, साथ में कुछ क्वेश्चंस और इसके साथ में स्टार्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहले मुझे आपका साथ चाहिए, जिसके कारण लेक्चर्स को आगे से आगे आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और धीरे धीरे कमेंट, मतलब इसको आगे बढ़ाइए और कमेंट कीजिए। उससे बेनिफिट ये मिलेगा कि हम और नए नए एक्सपांशन के साथ, नए नए इंप्रूवमेंट्स के साथ आएंगे। कुछ इशू लगता है तो आप बताइए। और थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।